दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को जन जन तक पहुँचाने में आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इतना ज़रूरी मुद्दा है और इतना गहरा षड्यंत्र है कि इसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जबकि ये बातें तो बहुत लंबे अरसे से होती आ रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये मामला तेजी से बढ़ा है। कुछ लोग बाबा रामदेव जी महाराज का जो पवित्र स्थान है वहाँ जाके वो नारे लगा रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं और इस बात के लिए लड़ने के लिए और मरने मारने पर उतारा है कि रामदेव जी महाराज मेघवाल थे। मेरे दोस्त, बाबा रामदेव जी मेघवाल थे या क्षत्रिय थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि बाबा रामदेव जी महाराज ने इस देश के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई, उसके मानवीय अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उनको अपने गले से लगाया। क्या ऐसे महापुरुष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जी मेघवाल थे? ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अगर क्या बाबा रामदेव जी महाराज क्षत्रिय होते तो क्या आप आज उनको इसलिए नहीं मानते कि वो क्षत्रिय थे? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ इस तरीके की घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, या तो वो इस देश का इतिहास नहीं जानते हैं, इस देश के महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते हैं, या वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, और या वो दलित और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष पैदा कराना चाहते हैं और संघर्ष पैदा करा के कुछ लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, घर जाना, किताबें उठा के और मंगा के पढ़ लेना। जाति और जाति के आधार पर सताए गए हुए लोगों के मान सम्मान के लिए और जाति के खिलाफ आज से 3000 साल पहले इस लड़ाई को शुरू करने वाले तथागत गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। उनके बाद रैदास, संत कबीर के चले जाने के बाद जब इस सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी, इसको सबसे ज़्यादा बल मिला 1848 में, जब महात्मा फूले ने इसके खिलाफ बिगुल फूंका और सत्य शोधक समाज की स्थापना करके 1848 से 1891 तक इस मूवमेंट को चलाया। वो भी जात के माली थे। 1891 से लेकर 1932 तक इस लड़ाई को चलाने वाला कोई दलित नहीं था, वो भी छत्रपति साहू जी महाराज कुनमी समाज के थे। जाके सर्च करके देख लेना गूगल पे। फिर 1932 के बाद ये आंदोलन, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर को मिली और 1932 से लेकर 1956 तक इस आंदोलन को उन्होंने चलाया। और जो भी सपने महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले देखे थे, महात्मा फूले ने देखे थे, छत्रपति साहू जी महाराज ने देखे थे, उनके सारे सपनों को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में पूरा करने का काम किया और महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद मान्यवर कांसीराम और हमारे जैसे, आपके जैसे तमाम लोग इस विषम परिस्थितियों में इस मानवतावादी मूवमेंट
को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज उन लोगों को कह रहा हूँ और उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इतिहास नहीं पता है तो किसी चीज़ को छेड़ने की कोशिश मत किया करो। कुछ लोग हैं, बाबा रामदेव जी मेघवाल थे या क्षत्रिय थे, बात वो नहीं है। बात ये है कि क्षत्रिय और दलित के बीच में, ठाकर और दलित के बीच में जो संघर्ष है, जो नफरत है, उस नफरत को लोग खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। हम मानते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने आपको मूंछ रखने से मना किया होगा, आपको मारा होगा, घोड़ी चढ़ने से आज भी उतारे जाते हैं राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है? जब भी चुनाव आता है, मेरी बात को आप गंभीरता से समझने की कोशिश करना कि जो लोग दलितों का वोट लेते हैं चुनाव में, इस खासकर मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि ये दलितों के और ठाकुरों के बीच में जो संघर्ष पैदा कराना चाहते हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास दलितों को बताने के लिए कोई एजेंडा नहीं है कि 78 साल आपने हमको वोट दिया, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए हमने क्या किया। क्या है उसके पास? आपको धनिया दे दिया, मिर्चा दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया, मोबाइल दे दिया, घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया। पेट भरने वाले सामान की बात करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा उसका हथियार क्या है? जब चुनाव आता है तो कांग्रेसी जाएंगे दलित के मोहल्ले में और कहेंगे, अरे बीजेपी को वोट दे दिया तो ये ठाकरों का राज आ जाएगा, फिर तुमको घोड़ी से उतारेंगे, फिर मूंछ रखने से मारेंगे। अब वो दलित सब भूल जाता है, कहता है कि छोड़ो, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक हिस्सेदारी सब छोड़ो, पहले ठाकुर को हराओ। बीजेपी भी छोड़ो, ठाकुर को हराओ। और ठाकुर को हराने के लिए वोट किसको देना है? कांग्रेस को। और कांग्रेस को दिया वोट कहाँ जा रहा है? दुनिया जानती है। लेकिन इसको ऐसे नहीं ख़त्म किया जा सकता है। मैं क्षत्रिय समाज के लोगों को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये घोड़ी से उतारने वाला, ये मूंछ रखने वाला, ये दलितों के साथ मारपीट करने वाला, ऐसे चंद लोग हैं, लेकिन उनको भी रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। इसको बंद कराइए आप। कोई घोड़ी पे चढ़े, हाथी पे चढ़े, क्या मतलब है अपने को चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी समाज का आदमी, उसको अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इस बात की लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। तो क्षत्रिय समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस काम को रोकें और दलितों से जो दूरी उनकी बना के लोग रखना चाहते हैं, वो जो नफ़रत की दीवार है, उस नफ़रत की दीवार को गिराने के लिए क्षत्रिय समाज खुद दलित की शादी हो तो घोड़ी पे बिठा के अपने खर्चे से और अपने मोहल्ले से उसकी बिंदौरी निकालो। दलित समाज के बच्ची की शादी हो, उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दो। मदद भी ना करो तो उनके घर जाके बैठ के उनके सुख दुख में शामिल हो। सामाजिक भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। जो लोगों ने ये नफ़रत की दीवार खड़ी करी है, इस नफ़रत की दीवार को तोड़ के गिरा दो। और जिस दिन ये नफ़रत की दीवार तोड़ के गिरा दी गई, उस दिन कुछ लोगों की तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी और इस देश का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इस देश में जो ठाकुरों के खिलाफ जो एक
माहौल बना हुआ है। और इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ बॉलीवुड का है, जिसने 80 और 90 की दशकों में ठाकर को विलन की तरीके से पूरे देश के सामने परोसा। जी, सारे ठाकर राजा नहीं थे। जितने ठाकर थे उसमें 10% ही राजा थे, 90% तो प्रजा ही थी। ठीक है, उनके जातियाँ, उनको अपने जाति पे गर्व था, वो गर्व आज भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दलित समाज के लोगों को आज क्या चाहिए? दलित समाज के लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए। और मैं दलित समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका दुश्मन ठाकर नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। वो आपके राजनीतिक हिस्से की मलाई नहीं खा रहा है, वो आपके आर्थिक हिस्से की मलाई नहीं खा रहा है। जो आपके राजनीतिक हिस्से की मलाई खा रहा है, जो आपके आर्थिक हिस्से की मलाई खा रहा है, उस दुश्मन को पहचान कर सही जगह चोट करने की ज़रूरत है। जो आपके वोटों से अपनी दीवार खड़ी करता जा रहा है और आपकी छप्पर से फूस रोज कम होता जा रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। कई लोग ये सोचेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, राजनीतिक सूझबूझ की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रटी रटाई बात नहीं कर रहा हूँ। ये षड्यंत्र है कि दलितों का और क्षत्रियों का संघर्ष हमेशा बना के रखा जाए। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर आप चले जाओ, ये जो संघर्ष है दलितों का और क्षत्रियों के बीच का संघर्ष, इसको लोग और हवा देकर इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोजाराम को मार दिया, बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे हिस्से की सारी चीज़ें लूट ली गई, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को समझो आप लोग, और दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। ये पहचान करो कौन आपको पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज कर रहा है, कौन आपका राजनीतिक दुश्मन है, कौन आपका सामाजिक दुश्मन है। और क्षत्रिय समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको आगे आना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी एक गलती, आप एक आदमी को घोड़ी से उतारते हो, एक आदमी को मूंछ रखने से मारते हो या उसके साथ अत्याचार करते हो, उसकी सज़ा पूरे राजस्थान, पूरे देश के समाज के लोगों को मिलती है। उनके खिलाफ नफ़रत का माहौल बनता है, उनके खिलाफ फिर उस नफ़रत के माहौल के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। फिर उन राजनीतिक रोटियां सेक के लोग सत्ता में आते हैं और अपने महल खड़े कर लेते हैं। दलितों की झोपड़ी में अंधेरे के अंधेरा ही रह जाता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।